किसी को माइक अनम्यूट है तो वहाँ तो म्यूट कर दीजिए ना। ये तो स्टार्ट हो गया वीडियो। लास्ट लेक्चर क्या था? लेक्चर नंबर याद है? कोई लिखते हैं? 6 होगा। ओके ओके। एम्पियर्स लॉ, उसे पहला पॉइंट बनाइए। एम्पियर्स लॉ के जैसा ही एक गॉस लॉ है, उसमें जो इंटीग्रेशन करते थे हम लोग फैराडे के लिए, वो करते थे ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग सरफेस के साथ इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ पे करेंगे लाइन इंटीग्रल। तो पहला पॉइंट बनाइए। स्टूडेंट किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट बनाइए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड, द लाइन इंटीग्रल of B field around a closed path is equal to mu naught times, mu naught क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। mu naught times the algebraic sum of current through the area bounded by that closed path, bounded by that closed path। करेक्ट है ना? फिर से पढ़िए तो मैंने क्या लिखवाया? ओके, यहाँ देखिए, मेरा स्टेटमेंट ए था B डॉट डी एल इंटीग्रेशन along closed path, right, equal to what? mu naught times algebraic, इसका मतलब क्या, इसको नेट करंट बोल दिया जाए। और यहाँ पे आई जो रहेगा मेरा अलजेब्राइक सेंस में रहेगा, तो उसका साइन कैसे पकड़ते हैं वो अभी जस्ट मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, करेक्ट है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा क्लोज सरफेस है। मान लेते हैं मेरा एक सरफेस है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया? गॉसियन सरफेस। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखते थे?
क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स इक्वल टू ये भी तो होता है ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। एक किसका कॉन्सेप्ट था, फैराडे का, एक इसका कॉन्सेप्ट था। हम लोग दोनों को मिलाकर यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, करेक्ट, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट था। तो मेरा यहाँ अरे मैं बताया भी था आप लोग को, शायद क्लास 12th के बच्चों को बताया था कि देखिए एच सी वर्मा के इस पेज में ये पैराग्राफ में बात लिखा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली ड्यू टू Q1 Q2 Q3 या ड्यू टू Q4 Q5 या ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड। तीन ऑप्शन आपको दिए, पहला में सिर्फ अंदर का चार्ज बोले, दूसरा में बाहर का चार्ज बोले, और तीसरा में ऑल चार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑल चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है अंदर और बाहर दोनों का, बट इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो इसके बराबर रहता है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है, वो किसके बराबर आता है? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पे टीचर एम्फेसाइज करते हैं बातों को, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ गया? इन सिमिलर फैशन, बिल्कुल डिट्टो इसी के जैसा, ये समझ में आ गया? यहां देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कोई क्लोज पाथ है, आर्बिट्रेरी मैंने एक क्लोज पाथ लिया, इस क्लोज पाथ का नाम क्या रहेगा? वहां पे गॉसियन सरफेस बोलते थे तो यहाँ पे एम्पेरियन लूप बोलेंगे, वहां क्या बोलते थे? यहाँ पे क्या बोलेंगे? मान लेते हैं कि यहाँ पे एक करंट है I1, दूसरा करंट है I2, एक करंट है I3, एक करंट है I4, एक करंट है I5, एक करंट है I6। हाउ मेनी करंट करिंग वायर? बट मैंने जो क्लोज पाथ, जो क्लोज एम्पेरियन यहाँ देखना है, जो क्लोज एम्पेरियन जो मैंने लूप बनाया है उसके अंदर कौन कौन सा करंट है? उसके अंदर है I1, I2, I3 एंड I4, और उसके बाहर कौन सा है? तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे बी फील्ड है, इस क्लोज पाथ के अलोंग मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। सपोज कीजिए मुझे नहीं पता है, इज इट कंपलसरी कि बी फील्ड ऑलवेज इस पाथ के टेंजेंशियल अलोंग रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे पाथ मेरा ऐसा है लेकिन बी फील्ड ऐसे हो रहा है, करेक्ट? तो ये मेरा बी फील्ड है, तो यहाँ पे जो बी फील्ड और एक किस, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या रहेगा? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, बोलिए म्यू नॉट। तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट रहेगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, करेक्ट? लेकिन यहाँ जो बी यूज करेंगे वो बी फील्ड ओनली ड्यू टू इनसाइड करंट, ओनली ड्यू टू आउटसाइड करंट, या ड्यू टू ऑल करंट? ड्यू टू ऑल करंट रहता है। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा, और नहीं रहता कि बिल्कुल एक कोरिलेशन है किसके जैसा? गॉस लॉ के जैसा, वहाँ पे जो मैंने बोला उसी का डिट्टो यहाँ पे है। इसका मतलब इंटीग्रेशन के टाइम पे जो यहाँ पे बी लेते हैं वो नेट बी फील्ड लेते हैं, वो अंदर का बी फील्ड और अंदर और बाहर दोनों का करंट का रिजल्टेंट रहता है, करेक्ट? बट उसका वैल्यू जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है वो किसके बराबर आता है? अंदर के करंट, म्यू नॉट इंटू अंदर का करंट, करेक्ट? समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे एक लाइन लिखिए,
तो यहाँ जो ये जो बी फील्ड रहेगा जिसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस बी फील्ड, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। दिस बी फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड करंट एज वेल एज आउटसाइड करंट। मतलब एम्पियर्स लॉ लगाने के टाइम पे, इंटीग्रेशन करने के टाइम पे, ये जो बी लेते हैं वो दोनों का ऑल करंट के रिजल्टेंट रहता है, ऑल करंट का बी फील्ड का रिजल्टेंट, बट उसका रिजल्ट किसके बराबर रहता है? म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। किसका इनक्लोज? जिस क्लोज पाथ के लॉन्ग आपने इंटीग्रेशन किया है, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ हो गया ना सबका। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको साइन लेने में। क्या लेने में? साइन कन्वेंशन। कि सर साइन क्या लें, इसको हटाएं। एक और डायग्राम बनाइए। देखिए करेक्ट है। तो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपकी मर्जी है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग लास्ट तक प्रॉब्लम को आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहना पड़ेगा, तभी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हैं। क्या माना है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब जो पाथ में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उस ट्रेवलिंग में एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या मान के चल रहा हूँ? पॉजिटिव, करेक्ट। मतलब इंटीग्रेशन करें, बी डॉट डीएल करने के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव ले लिया। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं, ये आपका सेंस में है, और आप इस डायरेक्शन में ही इसके अलॉन्ग मूव करना चाहते हैं। किस डायरेक्शन में? आपने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और आप एंटी क्लॉकवाइज में ही इस पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका डीएल पॉजिटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना चाहते हैं, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो आप डीएल किधर मानते हुए चलना है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड करंट को पॉजिटिव लेना है और इनवर्ड करंट को क्या मानना है? निगेटिव, करेक्ट। समझे मेरी बात को? भाई एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड, तो आपको आउटवर्ड पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब इनवर्ड पॉजिटिव। इसका मतलब इस एजम्पशन के साथ, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, इसमें से कौन सा करंट का साइन पॉजिटिव पुट करना है? I1 पॉजिटिव पुट करना है, करेक्ट। I2 क्या पुट करना है? पॉजिटिव। और I3 को क्या लेना है? निगेटिव। और आपको घूमना कैसे है? इंटीग्रेशन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में। समझ में आ गया है? चलिए लिख लीजिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाए? नहीं, तो आपकी मर्जी है। बट अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं तो फिर क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन करने के लिए क्लॉकवाइज घूमिए, तब उस केस में फिर क्या होता है? I1 I2 निगेटिव और I3 क्या होता? पॉजिटिव हो जाता। यहाँ तक सही है? इसका मतलब इस सिचुएशन के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा डीएल है और यहाँ पे बी फील्ड है, करेक्ट है।
तो बी डॉट डी एल ओवर द कंटूर इंटीग्रल, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन को कंटूर इंटीग्रल बोलते हैं। तो ओवर द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट। इस एग्जाम्पशन के साथ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, I1 प्लस I2 और माइनस व्हाट I3। बट इंटीग्रेशन करते हुए आपको घूमना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और इस लॉ का नाम क्या है, एम्पियर्स लॉ। और जो क्लोज पाथ बनाएंगे उसका नाम क्या रहेगा, एम्पेरियन लूप रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम्पियर्स लॉ इट ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल लूप क्लोज पाथ या इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ पाथ। क्लोज पाथ बोला है, सिमेट्रिकल क्लोज पाथ नहीं बोला है, राइट। इसका मतलब किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, यस किसी भी आर्बिट्ररी शेप का क्लोज पाथ के लिए लॉ वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ पाथ। ये दूसरी बात है कि अनसिमेट्रिकल पाथ लेंगे तो बी फील्ड निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा, बी फील्ड निकालने में क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन ये लॉ वैलिड रहेगा, मतलब ये इंटीग्रेशन करने में डिफिकल्टी होगा बट इसका रिजल्ट है, फिर भी हम लोग इसका रिजल्ट बता सकते हैं। नहीं समझे मेरे बात को, हो सकता है कि आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो, ये इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, बस उसका रिजल्ट बता सकते हैं। कितना, सपोज कि यहाँ देखिए ऐसा सिचुएशन है, एक और डायग्राम बना रहे हैं, इसको हटाएं। मान लेते हैं कि एक मेरा क्लोज पाथ बिल्कुल सर्कुलर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, और इसके अलांग मुझे करंट पता है। एक करंट भी पता है और करंट इसका सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, लेट अस सपोज। तब तो यहाँ पे बी फील्ड एग्जैक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। बट हो सकता है कि इसी करंट के लिए एक ऐसा पाथ भी तो बना सकते हैं। तो इस क्लोज पाथ के लिए, इस क्लोज पाथ के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये मेरा पाथ क्लोज पाथ फर्स्ट है, ये मेरा क्लोज पाथ सेकंड है। इसके लिए अगर इसके लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे बी डॉट डी एल, तब भी आप क्या लिखेंगे, बोलिए म्यू नॉट आई, इस एजम्पशन के साथ, करेक्ट। और इसके लिए लिखेंगे बी डॉट डी एल, तब भी वैल्यू क्या रहेगा, म्यू नॉट आई रहेगा। इसका मतलब है कि उस क्लोज पाथ का शेप और साइज डिफरेंट भी होगा तो उसका ओवरऑल रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा या सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, प्रोवाइडेड उस क्लोज पाथ के अंदर का करंट क्या हो, सेम हो। जैसे इस सिमेट्रिकल है, इसका साइज छोटा भी और सिमेट्रिकल भी है और एक ही करंट है आई नॉट इसके अंदर, तो उसका इफेक्ट कितना आया, म्यू नॉट आई। इसका साइज इससे बड़ा है, अनसिमेट्रिकल है, फिर भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई। करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन का नेट वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर, किस पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना नेट करंट है, रिजल्ट। बट किसी केस में आपसे इंटीग्रेशन बहुत सही से हो जाएगा और किसी केस में आप इंटीग्रेशन शायद नहीं कर पाएंगे, बट उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है वो आप बता पाएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ का बी फील्ड पता हो आपको कि यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, बट इस केस में हर पॉइंट का बी फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। डायरेक्शन तो समझ में आ जाएगा कि अगर आउटवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज बी फील्ड, और बी फील्ड किसी भी स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए, और वो करंट कैरिंग वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और अपवर्ड करंट है तो बी फील्ड क्या क्लोज लूप बनाएगा और एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बी फील्ड यहाँ पे पता है, बट यहाँ का क्लॉक क्या रहेगा, सर्कल क्लोज लूप बनाएगा बी फील्ड, बट यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। डायरेक्शन भी पता रहेगा कि टेंजेंशियल रहेगा, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो इसका इंटेंशन थोड़ा मेरे लिए क्या रहेगा, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में रहेगा, बट इसका बी फील्ड यहाँ का मैग्नीट्यूड है, यहाँ का मैग्नीट्यूड यहाँ का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट डिफिकल्ट इंटीग्रेशन होते हुए भी आप रिजल्ट तो बता सकते हैं। किस लॉ के हेल्प से, एम्पियर्स लॉ के हेल्प से, करेक्ट है ना। चलिए उसमें एक और नोट कीजिए, एम्पियर्स लॉ में पॉइंट, लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइन इंटीग्रल। एक मिनट स्टूडेंट, ये आप अगर इसी से यहाँ देखिएगा, इसको लेकर अगर बात कर रहे हैं कि ए वैल्यू म्यू बी डॉट डी एल इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट, इस एजम्पशन के साथ क्या लिखे थे जरा बताइए तो, I1 प्लस I2 माइनस इस ए, इसका रिजल्ट ए बराबर x के बराबर होता है, तो इसके बराबर होने के लिए यहाँ पे इससे आपको मतलब था कि वो I1 I2 कहाँ पे है लूप के अंदर, उससे मतलब नहीं था, वही मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ। लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द पाथ and position of wire within it, Line integral is independent of shape of the path and position of wire within it, मतलब इस क्लोज पाथ के अंदर वायर कहाँ पे है उससे कोई मतलब, इस रिजल्ट पे उसका कोई मतलब नहीं है, वो मैंने बोला। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में इसको हटाएं स्टूडेंट, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे लिख लीजिएगा, इफ बी डॉट डी एल इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए आता है, ध्यान सुनिएगा, आप एम्पीरियन लूप के अक्रॉस अगर आप बी डॉट डी एल निकाले और उसका वैल्यू जीरो आया, क्या इसका मतलब इज इट कंपल्सरी कि बी इज जीरो एवरीवेयर? यहां से बोल सकते हैं कि इसका इट मीन्स बी इज जीरो एवरीवेयर। इसका इंटीग्रेशन का सम जीरो आया है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि बी जीरो एवरीवेयर, बट इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उस क्लोज पाथ के अंदर नेट करंट जीरो है या ना। इसका मतलब ये, लेकिन ये डैम श्योर रहेगा कि उस क्लोज पाथ के अंदर नेट करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जीरो मतलब बी भी जीरो एवरीवेयर, करेक्ट? इफ दिस इक्वल टू जीरो इट मीन्स it does not necessary that B is zero everywhere along the path. It means it does not necessary that B is zero. If this value equal to zero, this result does not mean that B is zero everywhere along the path. मतलब ये, इसका मतलब ये मीन नहीं करता है कि B उस पाथ के हर पॉइंट पे जीरो है, बट नेट करंट इनसाइड द क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो। बट नेट करंट इनसाइड द क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो। चलिए, नीलांजन क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं भाई, जो भी सिंसियर स्टूडेंट जिनको इस बार
एकदम कैरियर बना लेना है, क्लास मिस मत कीजिएगा। इस संडे को नहीं होगा तो एक संडे और ले लीजिए। मैं जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ, उसके पीछे की वजह है कि थोड़ा सा जो 10 दिन का गैप हो गया है मेरा छुट्टी का, सिलेबस को थोड़ा एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे सच में टाइम नहीं मिल पा रहा है बैठने का, टेस्ट पेपर बनाने का, क्योंकि सुबह से शाम तक क्लास नहीं। इस संडे ड्रॉपर का टेस्ट नहीं होगा, बट क्लास होते रहेगा। इस संडे को टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट के लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, बस आप पढ़ते रहिए। ये सोच आप अपने तरफ से रेडी हो जाइए कि हाँ टेस्ट होगा, करेक्ट है ना। तो दिस इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बी 0 हो भी सकता है, और लेकिन इसका वैल्यू ए तो ऑलवेज वैलिड रहेगा, म्यू नॉट आई नेट, हाँ या ना। तो दोनों को अगर ए 0 है तो ये तो बोल सकते हैं म्यू नॉट आई नेट इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब आई नेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसमें सबसे पहले क्या है, दिस इक्वल 0 देख के हम लोग क्या कर लेंगे, ओके बी 0, ये हो भी सकता है। और किसके लिए दिया गया है, ओपन पाथ के लिए, क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ के लिए मैं बात स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, क्या बोले, नहीं है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो हो भी सकता है, इनका क्वेश्चन है कि सर ऐसा हो सकता है कि नहीं कि बी फील्ड, और अगर ऐसा होता है, मतलब इनका कहने का सेंस है कि बी ऐसा एक क्लोज पाथ बनाइए, करेक्ट, जिसमें बी फील्ड ऐसे हो और डीएल ऐसे हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर कर दीजिए, करेक्ट है। तो इस टाइप का अगर सिचुएशन करते हैं और लेते हैं तो 0 हो जाएगा। उस केस में डैम्स और इसके अंदर क्या रहेगा, उस केस में डैम्स और इसके अंदर इनसाइड कर इस क्लोज पाथ के अंदर करंट 0 होना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एम्पियर्स लॉ बोल रहा है भाई, लॉ है, राइट, मजाक थोड़े है। ये मैं बोल रहा हूँ म्यू नॉट आई के बराबर रहेगा। तो अगर आप ऐसा सिचुएशन हाइपोथेटिकली अपने मन में सोचते हैं, इसका मतलब इसके अंदर करंट को 0 होना ही पड़ेगा, नेट करंट को, हाँ या ना। बोलिएगा ही नहीं, यही तो रिजल्ट है। बी डॉट डी एल इक्वल टू वाट, म्यू नॉट आई नेट। तो अगर आप ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो इसके लिए रेडी रहिए कि इसके अंदर नेट करंट क्या हो जाएगा, ले देकर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई चीज़ लॉ बनता है तो लॉ में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट हो, एम्पियर्स लॉ बना है। हो सकता है कि इस लॉ के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला होगा, इतना बड़ा लॉ है। तो उसके लिए हम लोग आप खुद से अगर क्रिएट कर भी लेंगे तो आप तो हाइपोथेटिकली अपना मन में एक सोच लिया कि अच्छा 90 करते रहेंगे 0 हो जाएगा, तो इसके लिए भी रेडी रहेंगे, म्यू नॉट आई नेट कर लेंगे तो आई नेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्या हम लोग प्रॉब्लम नहीं बनाए हैं सिब्राओ में, गॉस लॉ के चैप्टर में। एक फ्लग, एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इस सरफेस और ये सरफेस रिस्पॉन्सिबल था, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया था, 0। इसका मतलब क्या था कि इसके अंदर नेट चार्ज भी क्या रहेगा, 0। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए ही थे। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए, बोलिए गॉस लॉ का यूज हम लोग क्या कहाँ पे किए थे, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, अब बड़ा आसानी से निकल जाता था। जो काम 2 पेज में होता था वो 2 मिनट में हो जाता था। वैसे ही एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन में एम्पियर्स लॉ के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ सिमेट्रिकल बॉडी रहेगा, कुछ ना कुछ सिमेट्रिकल करंट रहेगा, कुछ ना कुछ सिमेट्रिसिटी रहेगा। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ।
सबसे आसान क्वेश्चन, फाइंड बी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग current carrying wire. At a distance r. At a distance r. यहां देखिए पहला एप्लीकेशन है, मैंने फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, इनफाइनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करेक्ट। चलिए यहाँ से ही समझ में आ जाएगा, यहाँ सब लोग देखेंगे फाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, फाइनाइट वायर के लिए एप्लीकेबल। जैसे वहाँ पे मैं क्या बोलता था कि सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं, गॉस लॉ के हेल्प से ई फील्ड निकालने के लिए सिमेट्रिकल सरफेस का आप निकाल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल सरफेस पर निकाल पाते ई फील्ड नहीं निकाल पाते भाई, मुझसे भी नहीं निकलेगा, आपसे भी नहीं फाइंड आउट होगा। वैसे ही अगर करंट कैरिंग वायर है तो फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के को लगाकर क्या बी फील्ड बता पाएंगे यहाँ एम्पेयर्स लॉ के हेल्प से, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो आपको पता ही है ना कि हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए एक फार्मूला दिए हुए हैं, राइट, करेक्ट है। इसका मतलब नहीं लगता कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्पेयर्स लॉ लगाने के लिए करंट कैरिंग वायर शुड बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इतना पॉइंट पे आपको रुकना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ यही देख रहे थे कि वायर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बट वो वायर का लेंथ भी क्या होना चाहिए, मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, करेक्ट है ना। इसलिए मैं यहाँ पे फाइनाइट नहीं बोला हूँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग। चलिए स्टूडेंट, मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, करेक्ट है ना। और एक मिनट, एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं तो इतना तो आपको आइडिया अब हो ही गया होगा, गॉस लॉ लगा रहे थे, करेक्ट। बट गॉस, जो लोग मुझसे क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, गॉस लॉ को आपने हेल्प तभी लिया ना जब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉलेज था। विदाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉलेज क्या गॉस लॉ आप बना पाते? आप सरफेस पे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप फील्ड ही नहीं दिखा पाते। तो इक्विपोटेंशियलिटी का हर जगह यूज़ करके हम लोग गॉस लॉ का यूज़ किए थे, राइट। वैसे ही आपको यहाँ पे पहले से साइन कन्वेंशन पता होना पड़ेगा। अगर करंट आउटवर्ड तो बी फील्ड क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, करंट आउटवर्ड तो बी फील्ड। तो इसलिए यहाँ पे अगर बी फील्ड अगर ऐसा मानते हैं तो ये नहीं बोलना कि सर बी फील्ड ऐसे क्यों ले लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन पहले से अब हम लोग को पता है। करंट आउटवर्ड तो बी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट इनवर्ड तो बी फील्ड क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो यहाँ पे एक डीएल सेलेक्ट करते हैं, ये है मेरा डीएल, मतलब ये साइन कन्वेंशन पहले से आना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप में से ही कोई ऐसे रेसिस्ट कर देंगे कि सर बी फील्ड इधर ले लीजिए, तब तो पर्पस मेरा सर्टिफिकेट फुलफिल होगा ही नहीं, निगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। इसलिए ये साइन कन्वेंशन पहले से पढ़ने के बाद ही तो एम्पियर्स लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ बताइए, यहाँ पे बी फील्ड और ईच एंड एवरी पॉइंट पे बी फील्ड अलग अलग है ड्यू टू डायरेक्शन, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड। मैं सिमेट्रिकल क्लोज पाथ बनाया, आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ ले लिया, क्या बनाया, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और बी फील्ड, तो जो क्लोज पाथ बनता है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो बी फील्ड का क्लोज पाथ बना, तो बी फील्ड उस क्लोज पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, किसके अलॉन्ग रहेगा, उसके टेंजेंट के अलॉन्ग। और डीएल भी तो टेंजेंट पे ही लिए हैं, इसका मतलब बी का और डीएल के बीच में कितना एंगल, जीरो। यहाँ देखते रहिएगा, बी और डीएल के बीच में कितना एंगल, जीरो रहेगा। तो बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई। और यहाँ देखेंगे डॉट का रिलेशन रहते हुए आप बी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हाँ या ना। बी जब तक है वेक्टर के फॉर्म में तब तक बी को आउटसाइड कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो वेरिएबल है। तो अंदर में ही हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट डी एल के लिए लिख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड, बोलते ही नहीं है, बहुत समस्या है भाई। बी डी एल करेक्ट इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप बी को बाहर निकाल सकते हैं, क्या बोलकर कि बी मैग्नीट्यूड है, रेंचर है, ऊपर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है, करेक्ट ना। म्यू नॉट आई और डी एल का इंटीग्रेशन एल और यस 2 पाई आर, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें इम्प्लाई म्यू नॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आपको नहीं था कि ए रिजल्ट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आया था। इसका मतलब कि फाइनाइट अगर वायर रहेगा तो शायद एम्पियरियन लॉ नहीं लगा पाएंगे, करेक्ट। एम्पियरियन लॉ लगाने में वहाँ पर डिफिकल्टी है, इसलिए एम्पियरियन लॉ को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसके लिए मिलेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ये कहीं लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। आज मैथ का क्लास किए इंटीग्रेशन घर से, तो उसी टाइम पे आ जाना चाहिए, आराम से क्लासरूम से कीजिए। भागम दौड़ होता ना, क्लास कर रहे हैं फिर भाग रहे हैं, मैं समझ गया बात को, तो घर से कर लेंगे। तो सुबह एक बार आ ही चुके हैं, दिन का टाइम बचते रहेगा, मतलब मेरा सजेशन है। नहीं लगता कि क्लास कर रहे हैं फिर बैग उठा के भाग रहे हैं, मतलब उतना भी हेक्टिक नहीं करना है, आराम से क्लास करना है, क्योंकि शाम में थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow current carrying infinitely long cylinder. Find magnetic field due to hollow current carrying infinitely long cylinder, inside as well as outside, inside as well as outside. Yes. Find out B field due to hollow current carrying infinitely long cylinder in inside as well as, अच्छा सिमेट्रिकल एम्पेरियल लूप क्या हो सकता है, ऑलवेज सर्कल। सिमेट्रिकल एम्पेरियल लूप ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, सर्कल रहेगा, करेक्ट। सिमेट्रिकल का मतलब उसका सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे। और यहाँ पे आपका जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, वो कैसा है स्टूडेंट, फाइनाइट है या इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहाँ देखेंगे इसका मतलब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका मतलब है कि करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि आप वायर में नहीं करंट फ्लो कर रहा है, लोहे का एक हॉलो पाइप लीजिए, लोहे का, ये यहाँ देखिए ये मेरा पाइप है, करेक्ट, इसमें मैं करंट का फ्लो करा रहा हूँ, तो नहीं तो इससे पूरे सरफेस पे करंट जा रहा है, कोई पॉइंट्स ऐसे जा रहा है या पूरे सरफेस के लॉन्ग जा रहा है, पूरे सरफेस। अंदर में करंट है, सरफेस पे करंट जा रहा है, राइट, सरफेस पे होते हुए, करेक्ट है ना। चलिए
तो इस पे टोटल यहाँ पे करंट इसके पूरे सरफेस मिलाकर, इस पूरे सिलेंडर का सरफेस जो मिलाकर करंट कितना है, आई है। यहाँ पे मैं एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बी फील्ड निकालना है, और बी फील्ड निकालने के लिए मैं एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस ले लिया और अंदर में एक मैंने एम्पेरियन लूप बनाया, और जिसका रेडियस क्या है, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कैपिटल आर। तो अभी मैं ले रहा हूँ आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। आर का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ से तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बी फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड बाई, ये तो पता है ना कि बी फील्ड जब भी बनेगा किसी पॉइंट से किसी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो क्लोज लूप बनेगा। और कोई करंट कैरिंग वायर या सिस्टम जिसपे करंट का फ्लो हो रहा है, वो अपने अराउंड बी फील्ड अगर बनाएगा तो कैसा बनाएगा, क्लोज लूप। ये तो श्योर है। तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ये मेरा एम्पेरियन लूप है। तो यहाँ पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी फील्ड का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। किस वजह से, ड्यू टू सिमेट्रिकल एम्पेरियन लूप, राइट। मान लेते हैं कि बी फील्ड इधर है, करेक्ट, और इसी डायरेक्शन में मैं टेंजेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बी डॉट डी एल, मैंने सपोज कर लिया कि बी फील्ड है, तो बी डॉट डी एल क्या लिखेंगे, बी डी एल। अब बी डी एल का इंटीग्रेशन किसके बराबर, म्यू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड। और जो आप एम्पेरियन लूप लिए हैं उसके अंदर करंट है, करंट तो यहाँ पे है सरफेस पे, तो ए वैल्यू कितना हो गया, 0। और यहाँ पे बी को बाहर तो ला सकते हैं, बी 2 पाई आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब इन्फाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर के सरफेस के अलॉन्ग अगर करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस सिलेंडर के अंदर बी फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ देखेंगे एवरीवन, आपको दो जगह इसका बी फील्ड निकालना था, इनसाइड द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर। अभी मैं इनसाइड द सिलेंडर में हूँ, राइट। तो मैं इस सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक मैं सिमेट्रिकल एम्पेरियन लूप बनाया, जिसका रेडियस कितना है, आर है, करेक्ट। तो यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, यहाँ पे मैंने इनिशियली सपोज किया कि लेट अस सपोज बी फील्ड है और बी फील्ड क्लोज पाथ बना रहा है। ये बी फील्ड क्या है, बी फील्ड का ही क्लोज पाथ है। तो यहाँ पे बी फील्ड मैंने मान लिया, करेक्ट है ना। और बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0, करेक्ट है। यहाँ देखिए, अगर 1 मिनट, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। और इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अगर बी फील्ड रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो बी डी एल, अब यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन करने के लिए क्या मैं बी को बाहर ला सकता हूँ, बट इसका रिजल्ट किसके बराबर रहेगा, म्यू नॉट इनटू आई इन क्लोज्ड। और किसका इनक्लोज, एम्पेरियन लूप के अंदर। और मेरा एम्पेरियन लूप क्या है, दिस वन है, इसके अंदर कोई करंट है नहीं है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और ए वैल्यू कितना, 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू व्हाट, देन b इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। करेक्ट है ना एवरीवन। और अगर r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। और यहाँ से r रेडियस, अब मेरा ए एम्पेरियन लूप है, इसमें एम्पेरियन लूप हम लोग जानबूझ के सर्कल ही बनाएंगे। किसी लाइन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएंगे,
सिर्फ इस बात के लिए कि हर पॉइंट पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे, उससे मुझे हेल्प होता रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, बी फील्ड दिस वन, और यहाँ का डी एल, ये लेंगे डी एल, ये मेरा क्या है डी एल, करेक्ट। तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप, एक क्लोज लूप किसका लूप रहेगा, सिलेंडर का या एम्पीरियल लूप का, एम्पीरियल लूप का, करेक्ट, इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई इन क्लोज। अब इसके अंदर, इस एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट रहेगा, पूरे सिलेंडर का करंट रहेगा, और वो करंट था कितना, आई था। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या डायरेक्ट यहाँ के बाद ए लिख सकते हैं, बी 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ए रिजल्ट यहाँ देखिएगा, आपको नहीं लगा कि ए रिजल्ट आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के रिजल्ट के साथ मैच कर गया, ए रिजल्ट किसके साथ मैच कर गया है, इसका मतलब ऐसा है कि बाहर के पॉइंट के लिए, सिलेंडर के बाहर के पॉइंट के लिए ऐसा लग रहा है मानो एक पूरे सिलेंडर के सरफेस पे करंट ना हो के पूरा करंट एक वायर, एक लाइन पे है, और वो लाइन कहाँ पे है, ये लाइन ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। मैंने जो बोला उसको लिखना था, मैंने बाहर के पॉइंट के लिए हॉलो से इनफाइनाइटली हॉलो सिलेंडर के लिए बाहर के पॉइंट के लिए रिजल्ट कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो और पूरा सिलेंडर ना हो के क्या है, वायर है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और वायर कहाँ पे है, उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे है। इस बात को लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, मतलब ये रिजल्ट याद करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, जिस चीज़ से मैं बचना चाह रहा था, लिखिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट hollow cylinder behave like a infinitely long wire, correct है ना, hollow cylinder behave like infinitely long wire and that wire passing through what, geometrical axis। ऐसा स्टेटमेंट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना बार बोला हूँ, एक आध दो बार का स्टेटमेंट बताइए तो। भाई पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट चार्ज है तो ई आर के लिए क्या लिखते थे, करेक्ट, और हॉलो स्फेरिकल सरफेस के लिए बाहर के पॉइंट के लिए यही तो रिजल्ट आता था, या सॉलिड स्फेरिकल सरफेस जहाँ पे चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए भी बाहर के लिए डिफरेंट रिजल्ट है, सेम रिजल्ट। तो दोनों के लिए दोनों जगह मैंने लिखवाया था कि बाहर के पॉइंट के लिए ऐसा लग रहा है कि टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मुझे ताजुब इस बात का होता है कि एग्जाम में भूल कैसे जाते हैं, इतना बार चीज़ों को रिपीटेडली देखे हैं तो नहीं भूलना चाहिए, राइट। एक आध तो क्वेश्चन लगे एग्जाम में गलत होगा, बट वो देखिए वो तो होगा, नहीं होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन के लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कि 35 में से 45 में से 5 बन रहा है, 40 गलत हो रहा है, तब बहुत टेंशन की बात है, या सब भूल गए, ब्लैंक हो गए, ऐसा होता है ना। वो तब होता है ना कि आपका ध्यान कहीं और है, आधा अधूरा मन से क्लास में बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बोल दिए बार बार जाओ आज तो कम से चले ही जाओ ऑफलाइन क्लास करने के लिए, तब बैग उठा के आधा अधूरा मन से आ रहे हैं। वो आपका मतलब मोटो रहना चाहिए, तो उससे पहले आप उनको प्रेशर बना के रखिए कि मुझे जल्दी से चलना है। हालांकि थोड़ा डर है ये बात के लिए, तो सब लोग मान रहा है, बट क्या कीजिएगा, वो इस डर से बड़ा डर रहता है कि जब नहीं रिजल्ट होता है, उस फ्रस्ट्रेशन से ये डर बहुत छोटा डर है, करेक्ट। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग फ्रेशर है ना 12th वाले बच्चे, उनको अभी सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, देख लेंगे कर लेंगे, अभी ही 5 मंथ जी जान लगा दीजिए। हाँ क्या बोले, स्मॉल हाँ, अब इस पे आएंगे। तो ये तो बाहर के हर पॉइंट के लिए वैलिड हो गया ना, ये बाहर के लिए हर पॉइंट के लिए वैलिड हो गया। तो यहाँ पे R इक्वल टू कैपिटल R की जगह तो क्या जगह कैपिटल R हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है सिर्फ सरफेस के लिए वैलिड है या सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक वैलिड है,
सरफेस से लेकर तो दिस वन मोर एंड मोर जनरलाइज। इज इट कंपल्सरी यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा? एम्पेरियन लूप तो मैं सरफेस को सटा कर नहीं बनाऊंगा ना, जनरलाइज के लिए क्या कर बनाएंगे, सरफेस से बाहर लिए हैं। अब इसमें आर इक्वल टू कैपिटल आर भी पुट कर सकते हैं। यस, ये मैथ वाले बच्चे समझ लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसका मतलब है सरफेस पे बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है। क्या है? जस्ट इनसाइड द सरफेस बी फील्ड क्या है? जीरो। और जस्ट आउटसाइड द सरफेस, हर सरफेस का दो सरफेस, हर प्लेन का दो प्लेन, एक अंदर का प्लेन है एक बाहर का प्लेन। यहां देखिए, ये मेरा प्लेन है राइट, ये बाहर का, अंदर में बी फील्ड क्या? जीरो, पर बाहर में बी फील्ड मैक्सिमम। इसके से बाहर में बी फील्ड क्या है? तो नहीं था, बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर एक साथ इक्वल हो गया मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेकिन वैल्यू एट दैट पॉइंट के बराबर नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक किसी और चीज़ का सिंबल है, अलग बात है, बट ये सिंबल रेजोनेंस का है। भाई रेजोनेंस जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये कुछ और समझ रहे हैं। रेजोनेंस फिजिक्स में है ना, वेव में राइट, एसएचएम में या बहुत सारे वेव में। यहाँ देखिए, तो यहाँ का वैल्यू के बराबर है, बट एक वैल्यू यहाँ पे है। इसका मतलब x पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, x के बिफोर और x के आफ्टर वाला इक्वल है, बट उस पॉइंट का इक्वल नहीं है। तो क्या हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। बी फील्ड वर्सेज आर वेयर आर टेकन फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल एक्सिस। कहाँ तक बी फील्ड जीरो है? आर इक्वल टू कैपिटल आर तक जीरो था, बट आर इक्वल टू कैपिटल आर पे मैक्सिमम वैल्यू भी था। इसका मतलब है जस्ट इनसाइड द सरफेस बी फील्ड क्या रहेगा? जीरो। और जस्ट आउटसाइड सरफेस मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम क्यों? बी इक्वल टू जीरो कहाँ था? आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, और बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था। किसके लिए? तो ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे पहुँचने का दो तरीका ना। एक तरीका क्या? आर माइनस, और एक तरीका क्या? एक आर प्लस का मतलब आउटर सरफेस, और आर माइनस का मतलब क्या? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है। इनसाइड सरफेस पे जीरो और आउटसाइड सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू। और इसके बाद एक कैसा ग्राफ होगा? कैसा इक्वेशन है? बोलिए हाइपरबोला। ये ग्राफ आ जाएगा नीट के बच्चे, समझ गए? तो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ रहा? सिर्फ ये रहा या यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रहा? ये पूरे ग्राफ का पार्ट है, और कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहता है। तो ग्राफ का पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ग्राफ का सेक्शन है, ठीक है। डिट्टो ऐसा ही ग्राफ कहाँ मिला है इलेक्ट्रोस्टैट में? यस, हॉलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर में। हॉलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए क्या था? जीरो, और बाहर के लिए क्या था स्टूडेंट? Q बाई 4 पाई नॉट आर। तो उसका भी तो ग्राफ ऐसा ही था, नहीं है? अच्छा,
बट है तो हाइपरबोला है, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर था। वो तो मैं देख रहा था कि आप लोग अभी टच में हैं या नहीं हैं। तो अभी ये लोग फर्स्ट टाइम दिए हैं, सब कुछ फ्रेश है, इसलिए इन लोग का सिलेबस में टेस्ट में इलेक्ट्रो कहाँ तक टेस्ट हुआ है? इलेक्ट्रो हो गया था, हो गया है। कैपेसिटर नहीं हुआ था, तो कैपेसिटर रहेगा सिलेबस में, लेकिन अभी मैं जब मैसेज करूँगा तभी मानिएगा। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट। कुछ बच्चे 12th वाले फीस का क्लास लाइव ये सोच कर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि अब तो ये पार्ट सेकंड टर्म का है नहीं, बट ये सबसे बड़ा पार्ट है, नीट में आएगा और जेईई मेन में आएगा, करेक्ट है ना? और मैं प्रॉपर अब सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूँगा। इसको पहले कवर करेंगे तब मॉडर्न में जंप करूँगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के लिए मुझे टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब लाइट टॉपिक है और जल्दी से कवर भी हो जाएगा। चलिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग current carrying solid cylinder. Find magnetic field due to infinitely long current carrying solid cylinder. एक मिनट, यहाँ देखिए, और इस स्टेटमेंट के बाद कुछ नहीं बोला गया है। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है स्टूडेंट, अब हॉलो नहीं रह गया, कैसा रह गया? आपके घर में जो वायर के थ्रू करंट आ रहा है वो सॉलिड सिलेंडर के थ्रू आ रहा है। पतला सा वायर है ना अंदर में, उसके अंदर कोई होल नहीं रहता, वो नीडल नहीं है, वो क्या है? इट इज काइंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है, क्या है? इस सॉलिड सिलेंडर में करंट का फ्लो आई है, तो आपको नहीं लगता करंट बिल्कुल इस पूरे क्रॉस सेक्शन में है? एक करंट क्या है? पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू है, करेक्ट? और अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शन में करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोग डिराइव कीजिए। चलिए इसका डेरिवेशन आप लोग कीजिए, फिर बाद में मैं पढ़ाऊँगा। नहीं, अभी इसको आप सॉल्व कीजिए, इतना पढ़ाने के बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ट्राई तो कीजिए। देख लेते हैं, दोनों आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों डिराइव करके रेडी रहिए। यहाँ देखेंगे, ये क्या है? करंट
इसी को तो हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इस कंडीशन के लिए काम कर रहे हैं, R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे और सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बनाएंगे, करेक्ट। और मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ। तो फिर से सेम सिचुएशन, अगर मेरा यहाँ देखिएगा करंट भी मेरा सिमेट्रिकली बिल्कुल एक लाइन पे मूव कर रहा है, जा रहा, फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एम्पेरियन लूप भी क्या बनाया है, सिमेट्रिकल। तो ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ जो बी रहेगा, यहाँ वही बी का मैग्नीट्यूड यहाँ रहेगा, करेक्ट। और ए मेरा डीएल है स्टूडेंट, करेक्ट। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। डेरिवेशन पे गौर कीजिएगा, इस डेरिवेशन के अंदर ही ये बात छुपा हुआ रहेगा। सिलेंडर के अंदर उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस से ऐसा भी तो करंट का वेरिएशन रहेगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, करेक्ट। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थोड़ा जेई मैंने एडवांस लेवल का हो जाएगा। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी ऐसे रहेगा स्टूडेंट, J इक्वल टू जे नॉट इंटू आर। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी ना। तो करंट डेंसिटी भारी हो सकता है, बट अगर नहीं कुछ मेंशन किया गया है, इसका मतलब मेरा करंट पर यूनिट एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब भी हम लोग बना लेंगे, करेक्ट। एनीवे, तो B डॉट डी एल इक्वल क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, और दिस इज योर एम्पेरियन लूप। ये आपका क्या है, एम्पेरियन लूप है। तो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इसके लिए बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज। यहाँ पे बी को बाहर ला सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, डी एल इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज कैसे निकालेंगे, बी टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड के लिए आप ये बोल सकते हैं आई बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा आई बाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, यूनिटरी मेथड से आप समझो मैंने कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर था तो करंट आई था, तो एरिया 1 था तो करंट आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो एरिया अगर मेरा पाई, चूँकि करंट एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जा रहा है, तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो करंट कितना होगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाट। समझ में आ गया, ऐसे मैंने निकाला। तो यहाँ हो जाएगा बी टू पाई आर इक्वल टू आई बाई पाई आर स्क्वायर, म्यू नोट तो रहेगा ही, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई और पाई आपस में कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या हो गया ओवरऑल, म्यू नोट आई, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, बोलिए भाई, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वाट आर। लेकिन डायमेंशनली एक चीज़ तो मुझे पता रहता है कि नीचे मीटर आना चाहिए, ओवरऑल क्या आना चाहिए, मीटर, ठीक है। बट ए रिजल्ट किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के अंदर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के अंदर के लिए। यहाँ तक सही है, इसको हटाया जाए,
अब हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। तो अब मेरा एम्पेरियन लूप ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, आर लिया, और अनसिमेट्रिकल लिया या जानबूझ के सिमेट्रिकल ले रहा हूँ, सिमेट्रिकल ले रहे हैं। फिर से सेम सिचुएशन, यहाँ पे मैंने एक डी एल लिया और बी का डायरेक्शन और डी एल का डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले, करेक्ट है। देखिए कोई भी करंट, ध्यान सुनिएगा, यहाँ ध्यान से यहाँ देखिए, कोई भी करंट अगर स्ट्रेट करंट है, क्या है, उस स्ट्रेट करंट चाहे वो करंट करिंग वायर हो या सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, उसके वजह से अगर आप सिमेट्रिकल पोजीशन पे ले रहे हैं सर्कल बनाकर, तो बिल्कुल वो एक क्लोज लूप तो बी फील्ड बनाएगा ही, बट उसके अलॉन्ग क्या रहेगा, उसके टेंजेंट के अलॉन्ग जाएगा। किसके अलॉन्ग जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग, करेक्ट है। मतलब उसका सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग। दैट्स वाई यहाँ पे मैं अब यहाँ पे फिर से अगेन बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई इन क्लोज। भाई इस केस में आई इन क्लोज आई होगा, करेक्ट। पूरे सिलेंडर का करंट के बराबर हो जाएगा, तो क्या डायरेक्टली यहाँ से बी 2 पाई आर लिख दें, तो बी इक्वल टू कितना, चलिए ये रिजल्ट क्या आपका करंट कैरिंग वायर से मैच नहीं कर गया, तो इसके लिए भी तो लाइन लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर करंट सॉलिड सिलेंडर में अगर फ्लो कर रहा है, राइट, उसे क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो यहाँ इसका बाहर के पॉइंट के लिए पूरा सॉलिड सिलेंडर ऐसा लग रहा है मानो एक वायर बन गया, और वायर कहाँ पर रखा हुआ है, उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे रखा हुआ है। तो अब तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिर से लिख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट उसके साथ मैच कर गया, ठीक है। लिखिए भाई, लिखने से बहुत कुछ याद हो जाता है। हो गया ना। अच्छा, सारे स्कूल में विंटर वैकेशन शुरू हो गया है, सब हमारा कैंसिल कर दिया, क्या विंटर ब्रेक कैंसिल कर दिया, कल तो छुट्टी रहेगा, कल क्रिसमस है। नहीं पता। अच्छा आप छुट्टी दे दीजिए, कौन सा स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो कल है या नहीं है, नहीं पता, कुछ नहीं बोला। अच्छा आपको जाना है या नहीं जाना, उसको उतना छोड़िए, बाकी का तब तो बहुत समस्या है। सब मम्मी को भेजना है, मुझे नहीं जाना। मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, क्या वहाँ पे होता है। अच्छा कल 24 तारीख ही है, ओके। भाई कोचिंग बिल्कुल क्रिसमस के दिन बंद नहीं रहेगा। इस बार तो, पिछले साल तो 1 जनवरी को बंद भी था, 1 जनवरी को भी शायद क्लास हो सकता है। सब दिन क्लास होगा, हर दिन क्लास होगा। 31 को रात में बार हम लोग का वर्ष का प्रथम दिन होता है चैत का पहला दिन। अब आधा लोग तो समझ में नहीं आएगा चैत बोल क्या रहे हैं। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, होता है ना बिहू का पहला दिन। खैर लेकिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी भी, करना भी चाहिए, बट 31 का भाई सेलिब्रेट भी होता है, पटाखा वगैरह फूटता है तो 12 बजे रात में, तब तक तो मैं क्लास लेता भी नहीं हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पता है क्या, लाइफ ऑन द एज है। लाइफ क्या चल रहा है,
तलवार की धार पे। तो कैरियर नहीं बना है भाई, कैरियर बना लीजिए ना। उसके बाद 31 मनाइए या हर दिन 1 जनवरी मनाइए, कौन रोकने वाला है। अभी तो मनाते हुए भी अंदर में गिल्टी फील होता है, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अभी आप सच में खुल कर फेस्टिवल एंजॉय कर पाते हैं। जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, आधा अधूरा मन से कर रहे हैं। जाते भी हैं तो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा। नहीं तो वो सिचुएशन हम लोग के साथ भी था, मनाए ही नहीं थे 2 साल तक फेस्टिवल। 6 मंथ तक तो प्योर नहीं मनाए थे, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। उसके अंदर बहुत सारा त्यौहार का मौसम आता है, पता है ना। 5 और 6 के बीच, सच बता रहा हूँ, नॉट ए सिंगल फेस्टिवल। दुर्गा पूजा भी आया था, जाके सिर्फ प्रणाम कर लिए 5 मिनट के लिए, करना भी चाहिए, आस्था है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा पटना घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर पूरे पटना घूमना स्टार्ट करेंगे तो 5 दिन तक सोते रहेंगे। पैदल नहीं घूमना पड़ेगा। मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। और ड्रॉपर वाले कैसे सोच लेते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हिम्मत देखिए उनका, हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखिए ग्राफ, बी का वैल्यू इनसाइड के लिए, अंदर के लिए क्या था, म्यू नॉट आई बाई एक किसके लिए, आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर नहीं था। दिस द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ करेक्ट। बट एक ग्राफ कहां तक जाएगा, आर इक्वल टू, और बाहर के पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई व्हाट। अब इसमें आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कीजिए, इसमें आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कीजिए, डिफरेंट वैल्यू सेम वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, यहाँ पे फंक्शन क्या है लिख लीजिए। तो यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक, यहाँ से हाइपरबोला। अब मैं यहाँ देखिए ग्राफ से ही तो पता चल गया मैक्सिमम बी फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पे रहेगा, सिलेंडर के सरफेस पे रहेगा। कहाँ रहेगा, दिस इज द बी मैक्स मैग्नीट्यूड वाइज, करेक्ट। अब मिनिमम कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे या उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, या तो यहाँ पे नहीं तो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। 2 जगह पे क्या रहेगा, बी फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, करेक्ट है ना। एक प्रॉब्लम बनाइए, ये मैं HCB का वर्कआउट का ही क्वेश्चन मोटा मोटी ले रहा हूँ। कंसीडर ए कोएक्सियल, कंसीडर ए कोएक्सियल केबल यहाँ देखिएगा, which consist of an inner wire of radius A surrounded by an outer shell यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सेल इसको बोलते हैं। यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल, राइट। इसका इनर रेडियस B और आउटर रेडियस, सराउंडेड बाय एन आउटर सेल हुज इनर रेडियस B एंड आउटर रेडियस C। फुल स्टॉप। इनर रेडियस B सराउंडेड बाय ए सेल, outer cell whose inner radius B and outer radius C. The inner wire carries a current I naught. The inner wire carries a current I naught and the outer cell carries equal current
in opposite direction, equal current in opposite direction. इनर वायर में आउट आई नॉट, यहाँ देखिए सेल में भी आई नॉट, बट दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x from the geometrical axis, find out the magnetic field as a function of x where x taken from geometrical axis. मैं डायग्राम बना दूंगा, पहले लिख तो लीजिए। और find the magnetic field as a function of x where x taken from what? For the following situation. इस 4 सिचुएशन के लिए आपको बी फील्ड का वैल्यू बताना है। अब क्वेश्चन प्लस समझ लीजिए। यहाँ देखिए, देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक अंदर में एक इनर वायर है। इट इज काइंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? इसका रेडियस कितना है? ए। कितना दिया हुआ है? मतलब आपको समझाने के लिए सिर्फ इसका मैं फ्रंट साइड व्यू दिखा रहा हूँ, क्या है? करेक्ट। मतलब ये सोचिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ देखिए ए सिलेंड्रिकल शेप का है। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो सिर्फ मुझे डिस्क नज़र आएगा, तो वही मैं डिस्क यहाँ पे दिखा रहा हूँ। करेक्ट। और ये ऐसे है सिलेंडर, तो इसका ये है सॉलिड, लेकिन क्या है, इसके बारे में हॉलो नहीं बोला गया है, कंप्लीट वायर बोला गया है। और इसको किससे घेरे हुए हैं? एक सिलेंड्रिकल सेल से। किससे? करेक्ट है। और यहां से रेडियस कितना है? ये है बी और ये है, और करंट किस में फ्लो कर रहा है? यहां पे करंट है, और कहां पे करंट है? यहां पे करंट है। इसमें कितना करंट है? और इसमें भी कितना करंट है? आई नॉट। बट इसमें करंट है डॉट, बोले तो डॉट, और इसमें करंट क्या है? क्रॉस। अभी समझ में आ गया क्वेश्चन? तो उन चारों सिचुएशन के लिए आपको बी फील्ड निकालना है। सॉल्व कीजिए।
इसको घर से सॉल्व करके लाइएगा सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप लोग से बस मैच करेंगे। करेक्ट है ना? आज का इतना ही रहने दीजिए। ओके।